कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नए मेहमान। और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है उदय शंकर भट्ट जी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, एमसीक्यू चाहिए हो या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स चाहिए हो, ये सारी पीछे आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जो है www.evidyarthi.in। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बहुत ही मजेदार काम करने वाले हैं। आपका जो पाठ है ना, नए मेहमान, उसे जिन्होंने लिखा है, आज हम उन्हीं लेखक के बारे में जानेंगे। चलिए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि वो कितने कमाल के थे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस मजेदार कहानी को लिखने वाले का नाम क्या है। तैयार हैं आप सब? तो ये जो कहानी आपने पढ़ी, जिसे हम एकांकी भी कहते हैं, इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। जी हाँ, यही वो लेखक हैं जिन्होंने इतनी प्यारी सी मजेदार कहानी हमारे लिए लिखी है। अच्छा, तो अब ये जानते हैं कि उदय शंकर भट्ट जी कहाँ पैदा हुए थे और उन्हें लिखने का शौक मतलब इंटरेस्ट कैसे आया। चलिए पता करते हैं। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा। जी हाँ, इटावा में बहुत ही प्यारा शहर है ये। और सोचो, हमारे लेखक का बचपन इसी शहर की गलियों में खेलते कूदते बीता होगा। अच्छा, अब जरा ये देखो, 1898 से 1966 तक। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो समय भी देखा जब हमारा देश आजाद नहीं था और आजादी के बाद का भारत भी देखा। कितनी सारी चीजें देखी होंगी उन्होंने अपनी जिंदगी में। अब ये तो होना ही था। देखिए, उनके परिवार में ना साहित्यिक वातावरण था, मतलब घर में ही सब लोग लिखने पढ़ने के शौकीन थे। तो जाहिर सी बात है, उनकी रुचि भी साहित्य में ज्यादा हुई। सोचकर देखो, एक ऐसा घर जहां हर कोई किताबों, कहानियों और कविताओं की बातें करता हो, कितना मजा आता होगा, है ना। वहीं से तो उन्हें भी लिखने की प्रेरणा मिली। चलिए, अब मैं आपको उनके बारे में एक और मजेदार बात बताती हूँ। पता है, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, उनमें और भी बहुत सारे टैलेंट्स थे। है ना कमाल की बात। जी हाँ, उन्होंने रेडियो के लिए भी ढेर सारे नाटक लिखे। अरे सोचो तो जरा, वो जमाना जब टीवी नहीं हुआ करता था, तब लोग रेडियो पर ही तो कहानियां और नाटक सुनते थे। और उनकी कहानियों में इतना जादू था कि सुनने वालों की आंखों के सामने सब कुछ सचमुच होने लगता था। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने सिर्फ नाटक लिखे ही नहीं, बल्कि नाटकों और फिल्मों में एक्टिंग भी की है। अरे वाह, मतलब वो लिखते भी थे और एक्टिंग भी करते थे। जो किरदार वो अपनी कलम से बनाते थे, उन्हीं को वो स्टेज पर और पर्दे पर जिंदा भी कर देते थे। सच में कमाल के कलाकार थे। तो भाई, इतने सारे काम किए उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा नाम, सबसे ज्यादा फेम उन्हें किस काम से मिला? चलिए अब ये जानते हैं। देखो, उन्होंने कविताएं भी लिखी, बड़े बड़े उपन्यास यानी नॉवेल्स भी लिखे। पर जिस चीज में वो मास्टर थे ना, वो थे नाटक और एकांकी। जैसे कोई क्रिकेटर बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी, पर वो जाना जाता है अपनी जबरदस्त बैटिंग के लिए, बिल्कुल वैसे ही भट्ट जी नाटक और एकांकी लिखने में माहिर थे। और उनके जो दो काम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, उनमें से एक था उनका उपन्यास जिसका नाम था लोक परलोक, और दूसरा था उनका एकांकी संग्रह, मतलब वन एक्ट प्ले कलेक्शन, जिसका नाम था पर्दे के पीछे। अरे वाह, ये दोनों तो इतने फेमस हुए कि सब लोग इनके बारे में बातें करने लगे। तो ये दो नाम हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलने हैं, ठीक है। पहला उनका उपन्यास लोक परलोक और दूसरा उनका एकांकी संग्रह पर्दे के पीछे। याद रहेंगे ना ये दोनों नाम? तो देखा आपने, एक लेखक और कितने सारे टैलेंट। वो लिखते भी थे, एक्टिंग भी करते थे और रेडियो के लिए नाटक भी तैयार करते थे। सच में उदय शंकर भट्ट जी एक कमाल की शख्सियत है। और अब जब आप उनके बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो मुझे यकीन है कि उनकी लिखी एकांकी नए मेहमान पढ़ने में आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। आज हम उदय शंकर भट्ट जी की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी नए मेहमान की दुनिया में कदम रखेंगे। ये कहानी है तो एक शहरी मध्यवर्गीय परिवार की, पर इसकी जो परेशानियां हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो शायद आपको कहीं ना कहीं अपनी सी लगें। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। मकान है कि भट्टी, जरा सोचिए, ये शब्द किसी के मुंह से कब निकलते होंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये तो एक परिवार की उस घुटन और लाचारी की चीख है जो अपने ही घर को एक जलती हुई भट्टी जैसा महसूस कर रहा है। एकांकी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है, जो समझिए पूरे नाटक का सार हमारे सामने रख देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक किराए के छोटे से मकान में एक परिवार रहता है। वहां भीषण गर्मी है, जगह की बहुत तंगी है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का एक संघर्ष है। वो लोग पहले से ही अपनी सहनशीलता की, आप कह सकते हैं, आखिरी सीमा पर हैं, और तभी कुछ ऐसा होने वाला है जो इस सीमा को भी तोड़ देगा। आइए पहले इन पात्रों से मिल लेते हैं। विश्वनाथ, जो घर के मुखिया हैं,
रेवती, उनकी पत्नी और उस परिवार की धुरी, और उनके बच्चे प्रमोद और किरण। अब देखिए, लेखक ने जगह बताई है भारत का कोई बड़ा नगर, और समय है गर्मी की रात के 8 बजे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहानी किसी एक खास शहर या किसी एक विश्वनाथ की नहीं है। ये उस हर परिवार की कहानी हो सकती है जो बड़े शहरों में अपने सपनों और अपनी जरूरतों के बीच कहीं पिस रहा है। यहाँ लेखक की खूबी देखिए, वो जो स्टेज पर होने वाली चीजों के निर्देश देते हैं ना, वो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कौन कहाँ खड़ा है। नहीं, उनके निर्देश हमें सीधा उस कमरे की हवा में ले जाते हैं। हर शब्द से हम उस गर्मी की तपिश और उस परिवार की बेबसी को महसूस करने लगते हैं। जरा अपनी आंखों के सामने ये मंजर लाइए। एक छोटा सा कमरा है, एक पुराना सा पंखा है जो शायद ठंडी नहीं गर्म हवा ही फेंक रहा है, और उसके ठीक नीचे एक बच्चा लेटा है जो नींद में भी पसीने से भीगा हुआ है। देखिए, लेखक ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन इस एक तस्वीर से ही हमें उस परिवार की आर्थिक तंगी और उनकी लाचारी का पूरा एहसास हो जाता है। और अब मंच पर आते हैं विश्वनाथ। उनकी आवाज में जो थकान है उसे सुनिए। उफ, बड़ी गर्मी है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्ठी, ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक ऐसे इंसान का दर्द है जिसके लिए उसका अपना घर, जो एक सुकून की जगह होनी चाहिए, वो एक जलती हुई भट्ठी बन गया है, जहां आराम नहीं सिर्फ तपिश है। और विश्वनाथ के ठीक पीछे पीछे आती है रेवती, जिनकी हालत भी कुछ वैसी ही है। उनकी बातों में उस घुटन को महसूस कीजिए। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी, सिर फटा जा रहा है। सोचिए, हवा का एक झोंका तक नहीं, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और सिर दर्द से फटा जा रहा है। ये सिर्फ गर्मी का हाल नहीं है, ये एक स्त्री की पीड़ा है जो घर और मौसम दोनों की मार एक साथ झेल रही है। अब जरा इन पति पत्नी की बातचीत पर गौर करते हैं। ऊपर ऊपर से तो ये सिर्फ गर्मी पर एक आम सी बातचीत लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उनके जीवन का संघर्ष, उनकी निराशा और उनकी मजबूरियों की कई परतें खुलती हुई दिखाई देंगी। विश्वनाथ की इस एक लाइन में एक गहरी विडंबना छिपी है। देखिए, जो पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, वही अब पेट फुलाकर एक और तकलीफ दे रहा है। लेकिन प्यास है कि जस की तस बनी हुई है। यह शायद सिर्फ पानी की प्यास नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी की, एक ठंडे सुकून भरे घर की प्यास है, जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर रेवती का जवाब सुनिए। वो अपने घर को क्या कहती है? जेल खाना। जरा सोचिए, ये कितना भारी शब्द है। एक घर जो इंसान का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, जब वही जेल बन जाए तो ये उस इंसान की हताशा की गहराई को दिखाता है। रेवती को लग रहा है कि वो इन हालातों में एक कैदी की तरह फंस गई। ये सिर्फ विश्वनाथ की कहानी नहीं है, ये तो बड़े शहरों में रहने वाले लाखों लोगों की सच्चाई है। एक ठीक ठाक किराए का घर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। उसकी आवाज में वो 2 साल की भागदौड़ और नाकामयाबी का जो दर्द है, वो साफ साफ झलकता है। देखिए, कितनी छोटी सी बात पर उनकी चर्चा हो रही है। बर्फ का पानी, यानी एक पल भर की राहत का उपाय, लेकिन वो भी कोई पक्का समाधान नहीं है। विश्वनाथ को लगता है कि इससे तो प्यास और बढ़ जाती है, और रेवती भी मानती है कि आखिर कोई कितना ही बर्फ का पानी पिएगा। ये दिखाता है कि उनके पास राहत पाने के कितने कम और अधूरे रास्ते हैं। अब कहानी का ध्यान पड़ोसियों की तरफ जाता है। ये शहरी जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है, भीड़ में रहते हुए भी इंसान का अकेलापन। लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे बिल्कुल पास पास रहते हुए भी लोग एक दूसरे से कितने दूर और असंवेदनशील हो सकते हैं। विश्वनाथ अपने पड़ोसी के लिए निर्दयी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसके दिल में दया ही ना हो। जरा सोचिए, खाली पड़ी छत पर बच्चों को सोने से मना कर देना, ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे शहरी जीवन में इंसानियत और सहानुभूति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रेवती की बात तो और भी ज्यादा चुभने वाली है। उसे लगता है कि पड़ोसी उन्हें तकलीफ में देखकर खुश होते हैं, और फिर वो अपनी पड़ोसन के शब्द दोहराती है एक तेज रूखी आवाज में, क्या छत तुम्हारे लिए है? नकद 50 देते हैं। इस आवाज में कितना अहंकार है। ये दिखाता है कि कैसे पैसों के सामने इंसानियत की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। और अब आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। एक ऐसा सवाल जो विश्वनाथ अनजाने में ही पूछ लेता है, लेकिन यही सवाल आने वाली मुसीबत की नींव रख देता है। इस सवाल के साथ ही एक बहुत बड़ा द्वंद्व खड़ा होता है। हमारी संस्कृति में तो अतिथि देवो भव कहा जाता है, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। लेकिन इस परिवार की जो हालत है, जो स्थिति है, क्या उनके लिए एक अतिथि देवता साबित होगा या फिर एक नई मुसीबत? रेवती की ये जो प्रार्थना है, ये किसी मेहमान के प्रति अनादर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी पीड़ा और बेबसी की आवाज है। वो पहले ही गर्मी और सिर दर्द से अधमरी हो रही है, ऐसे में किसी की मेहमान नवाजी करने की हिम्मत उसमें बची ही नहीं है। इस पंक्ति की भयावहता देखिए, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। ये गर्मी अब सिर्फ एक कमरे की गर्मी नहीं रही, ये तो एक आसमानी आफत बन गई है, एक ऐसी आपदा जिससे पूरे शहर में कोई नहीं बच सकता।
अपने सोते हुए पसीने से भीगे बच्चे को पंखा झलते हुए विश्वनाथ के मन से ये सवाल निकलता है। इसमें एक पिता का दर्द है और उसकी लाचारी है। वो सोच रहा है कि इन मासूम बच्चों ने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है जो उन्हें ये कष्ट सहना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। रेवती का डर एक माँ का डर है, और ये सिर्फ कोई हवाई डर नहीं है। उसे अपने बेटे की लंबी बीमारी और पड़ोस की लड़की की मौत याद है। उसका डर अतीत के बुरे अनुभवों से जन्मा है, जो उसे और भी ज्यादा असली और भयानक बना देता है। इस सारी तंगी और तनाव के बीच ये एक बहुत ही कोमल और प्यारा क्षण है। विश्वनाथ चाहता है कि रेवती छत की खुली हवा में सोए, और रेवती चाहती है कि विश्वनाथ वहां सोए। दोनों एक दूसरे के आराम के लिए खुद तकलीफ उठाने को तैयार हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी ये उनके आपसी प्रेम और त्याग को खूबसूरती से दर्शाता है। और ठीक इसी पल, जब वो अपनी छोटी मोटी परेशानियों में उलझे हुए हैं, दरवाजे पर एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो इस तनाव भरे माहौल को और भी ज्यादा गहरा करने वाली है। हे भगवान, कोई मुसीबत ना आ जाए, इस लाइन पर ध्यान दीजिए। दरवाजे पर दस्तक सुनकर रेवती के मन में मेहमान का ख्याल नहीं आता, बल्कि मुसीबत का डर आता है। ये दिखाता है कि ये परिवार किस कदर मानसिक तनाव में जी रहा है। अब दरवाजे के पीछे आखिर है कौन? कोई मेहमान या सच में कोई मुसीबत? इसका जवाब हमें मिलेगा एकांकी के अगले भाग में। और बस दरवाजा खुलते ही विश्वनाथ के साथ दो बिल्कुल अजनबी चेहरे घर में दाखिल होते हैं, नन्हेमल और बाबूलाल। उनके आते ही घर का जो पहले से तनावपूर्ण माहौल था वो और भी ज्यादा उलझ जाता है। जरा लेखक उदय शंकर भट्ट जी की लेखनी का कमाल देखिए। सिर्फ एक छोटी सी पंक्ति में दोनों मैली धोतियां पहने वो हमें कितना कुछ बता देते हैं। इससे क्या पता चलता है? यही ना कि ये मेहमान शायद इस शहरी मध्यवर्गीय घर के रहन सहन और तौर तरीकों से बिल्कुल अनजान है। उनका पहनावा ही इस बात का पहला संकेत है कि भाई यहां कुछ गड़बड़ होने वाली है। आते ही नन्हे मल की ये पहली बात सुनिए। इसमें कोई झिझक नहीं है, कोई संकोच नहीं, सीधे सीधे शिकायत। वो अपनी परेशानी को इतने अधिकार से बता रहे हैं मानो ये उनका अपना ही घर हो। यहां गर्मी सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, बल्कि वो कहानी का एक ऐसा पात्र बन जाती है जो इन मेहमानों के व्यवहार को और भी ज्यादा असहनीय बना देती है। और बस इसके बाद तो जैसे मांगों की बौछारी शुरू हो जाती है। पानी चाहिए, लेमन चाहिए और नहाना तो सबसे पहले है। देखिए तो सही, वे बिना किसी हिचकिचाहट के घर के बच्चे को दोस्त कहकर पानी मांग रहे हैं। उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वे किसी धर्मशाला में आ गए हों। वे बिना पूछे ही अपना पूरा कार्यक्रम तय कर लेते हैं, जिससे बेचारे मेजबान विश्वनाथ पर एक अनकहा सा दबाव बनता चला जाता है। इस सब के बीच विश्वनाथ बड़ी ही शराफत और सब्र से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन और यहाँ आए क्यों हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश इस गलतफहमी के जाल को और भी गहरा करती जाती है। यहाँ देखिए, व्यंग्य और हास्य का कितना अद्भुत मेल है। विश्वनाथ का सवाल कितना सीधा और विनम्र है, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? पर नन्हेमल का जवाब देखिए, कितना घुमावदार है। वो एक ऐसे संपत राम का जिक्र करते हैं जिसे विश्वनाथ जानते तक नहीं, और उल्टे विश्वनाथ पर ही सवाल उठा देते हैं कि आप कैसे नहीं जानते। ये संवाद गलतफहमी को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है। अरे वाह, ये तो इस नाटक का एक बहुत ही मजेदार हिस्सा है। बेचारी बच्ची किरण तो अपने पिता से पूछ रही है, लेकिन इन मेहमानों की दिलेरी तो देखिए। वो इसे अपने लिए ही दावत का न्योता समझ लेते हैं और झट से अपना मेन्यू भी बता देते हैं। पूरी, साग और हाँ, पराठे भी चल जाएंगे, जैसे किसी होटल में बैठे ऑर्डर दे रहे हों। ये उनकी निर्लज्जता और इस नाटक के हास्य की पराकाष्ठा है। अब कहानी का रुख घर के अंदरूनी माहौल की तरफ मुड़ता है। रेवती, जो पहले से ही बीमार है और गर्मी से परेशान, उसका गुस्सा और उसकी लाचारी इन शब्दों में साफ साफ झलकती है। वो बस ये जानना चाहती है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और उसका ये सवाल बिल्कुल जायज भी है। रेवती का ये संवाद इस एकांकी का दार्शनिक केंद्र है। पहले आत्मा, फिर परमात्मा। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब पहले अपनी देह, अपनी सेहत, उसके बाद कोई दूसरा कर्तव्य। ये हमारी संस्कृति के अतिथि देवो भव वाले आदर्श पर एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। रेवती यहाँ कोई बुरी मेजबान नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी इंसान है जो बस इतना पूछ रही है कि जब मेरा शरीर ही मेरा साथ नहीं दे रहा तो मैं किसी अनजान के लिए अपनी जान क्यों दूं? घर के अंदर का तनाव अभी कम भी नहीं हुआ था कि इन मेहमानों की एक और लापरवाही बाहर एक नया बखेड़ा खड़ा कर देती है, और वो भी उन पड़ोसियों से जिनसे पहले से ही कोई खास बनती नहीं है। देखिए, एक कितनी छोटी सी हरकत है, छत पर हाथ धो लेना, और ये कैसे घर के तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती है। ये दिखाता है कि इस परिवार की समस्याएं सिर्फ घर के अंदर ही नहीं है, बाहर भी हैं। मेहमानों की इस नासमझी ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। पड़ोसी के ये शब्द कितने चुभने वाले हैं, है ना? इनमें कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि एक सीधा सा ताना है। ये संवाद हमें शहरों की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है जहां जगह की कमी अक्सर रिश्तों में भी दूरी पैदा कर देती है। इन शब्दों से विश्वनाथ का जो अपमान होता है वो उसकी लाचारी को और भी बढ़ा देता है। जरा सोचिए विश्वनाथ की स्थिति के बारे में।
वो एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ सामाजिक कर्तव्य का बोझ है कि भाई मेहमान का आदर तो करना ही है, और दूसरी तरफ घर की अपनी समस्याएं और पड़ोसियों का गुस्सा। वो करे तो क्या करे। चलिए अब उस मोड़ पर आते हैं जहां ये गलतफहमी अपने चरम पर पहुंचती है। अब विश्वनाथ का सब्र जवाब दे जाता है और वो आखिरकार सच जानने के लिए मेहमानों से सीधे और थोड़े कड़े सवाल करना शुरू करते हैं। अब विश्वनाथ की पूछताछ का तरीका देखिए। वो एक एक करके सवाल पूछते हैं। जैसे ही चिट्ठी का नाम आता है मेहमान सकपका जाते हैं, जिससे शक और गहरा हो जाता है। और जब नाम पूछा जाता है तो उनकी याददाश्त भी धोखा दे जाती है। बस एक अधूरा सा सुराग मिलता है, कविराज या कवि, और बस यही सच का रास्ता खोल देता है। और यहां घर का बेटा प्रमोद एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ता है। उसकी एक छोटी सी जानकारी इस पूरी पहेली को सुलझा देती है। वो बताता है कि पास की गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं और विश्वनाथ को तुरंत सही नाम याद आ जाता है। इस दृश्य की जो कॉमिक टाइमिंग है वो कमाल की है। जैसे ही सही नाम सामने आता है, दोनों मेहमान ऐसे उछल पड़ते हैं मानो कोई भूला हुआ खजाना मिल गया हो। उनका ये उछलना और अचानक से सब कुछ याद आ जाना इस पूरे नाटक के हास्य को उसके चरम पर ले जाता है और गलतफहमी का पर्दा आखिरकार गिर जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि वे गलत घर में आ गए हैं, वे एक पल भी नहीं रुकते, फौरन वहां से निकल जाते हैं। उनका इतनी जल्दी में जाना घर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आता है और घर में एक शांति का माहौल छा जाता है। अब हम इस एकांकी के सबसे मार्मिक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। बिन बुलाए मेहमान तो जा चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब एक असली मेहमान का आगमन होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पर्दे के पीछे से आती यह आवाज एक नया सस्पेंस पैदा करती है। घर के लोग जो अभी अभी एक मुसीबत से निकले हैं, उनके मन में फिर एक आशंका जाग उठती है। भाई, अब कौन है ये जो इतनी रात गए उन्हें ढूंढ रहा है? और यहीं इस नाटक का पूरा सार छिपा हुआ है। रेवती के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर देखिए। जो रेवती कुछ देर पहले बीमारी और थकान से कह रही थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अपने भाई को देखते ही उसकी सारी थकान, सारा सिरदर्द गायब हो जाता है। वो खुशी खुशी खाना बनाने को तैयार हो जाती है। ये पल हमें दिखाता है कि सच्चा आतिथ्य कर्तव्य के बोझ से नहीं, बल्कि दिल के स्नेह से जन्म लेता है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान का रूप होता है। लेकिन ये एकांकी इस महान आदर्श पर एक बहुत ही सुंदर व्यंग्य करती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची मेहमान नवाजी कोई थोपा हुआ सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि दिल से निकला हुआ स्नेह और अपनापन है। जब कोई अपना आता है तो सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें छोटी लगने लगती हैं। तो अंत में एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है, आखिर एक अतिथि और एक अपने में क्या फर्क होता है? क्या मेहमान नवाजी सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, या ये स्नेह का एक स्वाभाविक प्रदर्शन है जो सिर्फ अपनों के लिए ही दिल से उमड़ता है? इस पर सोचिएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो ये चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहें तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो है दैट डेली गर्ल। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।